हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंडियन बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कक्षा 10 विषय विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इस विषय से संबंधित जो पार्ट 1 है वो पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका था। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, वो पार्ट 1 जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो पहले से ही अपलोडेड हो गया। आज की क्लास में हम जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, जिससे सभी बिंदुओं को आप नोट कर सकें और इस क्लास का जो है मैक्सिमम आप जो है बेनिफिट उठा सकें। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है तो 3 अंक का है। 1 अंक आपको मिलेंगे कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, 3 अंक आपको मिलेंगे कि लिंग गुणसूत्र की भूमिका क्या है। ठीक है, लिंग निर्धारण में मतलब मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा, इसके निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की क्या भूमिका, इसको आपको वहाँ बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, या इसको कहते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, इसको कहते हैं 23 जोड़ी। इसमें से अगर हम बात करें जो 22 है, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी, जो 22 जोड़ी है अर्थात 44, कितने हैं? 44 गुणसूत्र। वो क्या है? उनको हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र। बाकी जो बच जाते हैं क्या? एक जोड़ी, एक जोड़ी जो गुणसूत्र बच गए, एक जोड़ी का मतलब है 2 गुणसूत्र। इन्हीं गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑटोसोम्स को कहते हैं हेट्रोसोम्स। ठीक है, 6 क्रोमोसोम या हेट्रोसोम। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं कितनी संख्या होती है उनकी? एक जोड़ी अर्थात 2। तो इन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। अगर हम नर की बात करें, नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? X और एक X होता है, दूसरा क्या होता है? Y। मादा में बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं? X और X। ठीक है, तो लिंग जो गुणसूत्र होते हैं उनका कार्य है कि केवल लिंग का निर्धारण करना तथा किसी भी मतलब मनुष्य के, ठीक है, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसको अगर कोई डिसाइड करता है तो कौन करता है? लिंग गुणसूत्र। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं ये दूसरे काम करते हैं, जैसे हमारे बालों का रंग हुआ, हमारी स्किन का कलर हुआ, हमारी हाइट हुई।
ठीक है, इस प्रकार के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। जो हमारे लैंगिक लक्षण है उसको निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या करते हैं, वो हमारे लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट ये है, कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र की भूमिका क्या है। ठीक है, ये है, तो मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो एक नर है और एक मादा है। ठीक है, इस तरह दोनों के मध्य क्या होता है, संकरण, ठीक है, क्रॉस होता है। नर का गुणसूत्र होगा यक्स और वाई, इसका होगा यक्स यक्स। इसको अगर हम बांटेंगे तो क्या होगा, यक्स वाई, ये क्या होगा, यक्स और यक्स। ये क्या है, ये है शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु। ये क्या है, अंडाणु। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि इस तरह से समझना है। एक ठीक है, ऐसे समझना है। और यहाँ पे क्या है, एग है, एग है ये इसका। ठीक है, ये अगर ये शुक्राणु जो है इससे मिल गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यक्स और यक्स। अगर ये जो है इस वाले से मिल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स और यक्स। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से जाके मिल गया तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई। अगर ये वाला शुक्राणु जाके मिल गया इस वाले अंडाणु से तो क्या बन जाएगा, यक्स वाई। तो यहाँ देखते हैं क्या है, जो इधर क्या बना है, मादा। क्या बना है, मादा। और ये क्या है, ये है नर। तो ये नर कितने बने हैं, 50%, और मादा कितने बने हैं, 50%। अच्छा, किसी के नर या मादा होने, ठीक है, को निर्धारित यहाँ पे कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, तो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, वाई गुणसूत्र। कौन कर रहा है, वाई गुणसूत्र। क्या कर रहा है, लिंग निर्धारण। यही डिसाइड करता है कि कोई जो जाइगोट बनेगा या जो भ्रूण बनेगा, जो बेबी बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, तो कौन डिसाइड करता है, वाई गुणसूत्र। और वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। हमारे समाज में क्या है कि अगर किसी, ठीक है, महिला को क्या होते हैं, उसको, ठीक है, मान लीजिए उसको जो है स्त्री होती है या कोई बालिका होती है, तो उसको क्या है, सारा दोष उसी पर लगा दिया जाता है, जो एक कुरीति है हमारे समाज में। लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो क्या है, जो लिंग का निर्धारण है वह कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है 2024 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन आपको बताना होगा कि क्या है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, कितने तरह के होते हैं। उसके बाद आपको ऐसे ग्राफ के माध्यम से बताना होगा कि कैसे जो है लिंग गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति के लिंग यानी सेक्स को निर्धारित करते हैं कि वह मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, वन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है। क्या है, पोषी स्तर क्या है। तो अगर आप पढ़ेंगे जो लास्ट अध्याय है विज्ञान में, कक्षा 10 के अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट क्या है, पारितंत्र है। पारितंत्र के अंदर आपको पढ़ना है पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, पोषी स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखलाएं हैं, खाद्य जाल है,
ओजोन परत है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशीय स्तर क्या होता है, ये क्या है, पारतंत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पारतंत्र में। कैसे, जैसे पारतंत्र के अगर घटकों की बात करें, उसके एक घटक होता है जैविक घटक। क्या होता है, जैविक घटक। इसमें क्या होता है, जैविक घटक में अगर बात करें तो होता है उत्पादक। क्या होता है, उत्पादक। दूसरा क्या होता है, उपभोक्ता। क्या होता है, उपभोक्ता। और तीसरा होता है ठीक है, घटक। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अपघटक। तो जो कोशीय स्तर आपको कहाँ पे मिलेंगे, इस तरह से खाद्य श्रृंखला में। कहाँ मिलेंगे, खाद्य श्रृंखला में। इसमें क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उत्पादक से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, उत्पादक। फिर जाती है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर जाता है तृतीयक उपभोक्ता। इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक कौन होता है, उत्पादक के लिए हम बात करें, उत्पादक कौन होगा, ये हमारे हरे पौधे होते हैं। यहां पे क्या होगा, कोई शाकाहारी जंतु होगा। क्या होगा, शाकाहारी जंतु होगा। और ये कैसे होते हैं, मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। और ये क्या है, ये भी क्या होते हैं, मांसाहारी। ठीक है, तो उत्पादक को ही क्या कहते हैं, प्रथम कोशीय स्तर। क्या कहते हैं, प्रथम कोशीय स्तर। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय कोशीय स्तर। इसको क्या कहते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता है यह आएगा तृतीय कोशीय स्तर। और जो तृतीय उपभोक्ता वो क्या आएगा, चतुर्थ कोशीय स्तर। ठीक है, इस तरह से है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि द्वितीय कोशीय स्तर में किसे रखा गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जबकि द्वितीय कोशीय स्तर में कौन है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यह आपको याद रखना है ऐसे, क्योंकि वहां पे क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता लगा है, तो आप लगेगा कि क्या है, ये द्वितीयक तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो ये सेकंड नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पे क्या है, ठीक है, कोई क्या है, घास। ठीक है, घास है। घास क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर के क्या करता है, भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज को बना रहा है, भोजन को बना रहा है, तो इसलिए क्या, ये उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कोई बकरी इसे खा जाती है, कोई बकरी इसे खा जाती है। ये बकरी क्या है, शाकाहारी जंतु है, तो बकरी किसमें आएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, बकरी को कोई क्या है, कोई भेड़िया है, क्या है, कोई भेड़िया है बड़ा, ठीक है, उस तरह से उसको खा जाता है, तो कि इसमें कितना आएगा, द्वितीय उपभोक्ता। क्योंकि जो भेड़िया है वो क्या है, बकरी को खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो ये आएगा।
ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता में। और ये देखिए ये क्या है, ये शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी ना, भेड़िया क्या हो गया, मांसाहारी हो गया, वही है। ठीक है, भेड़िए को क्या किया, किसी शेर ने खा लिया, किसी शेर ने खा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। तो यही क्या है, खाद्य श्रृंखला के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तृतीय पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और चतुर्थ पोषी स्तर में तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक करके ना उसको नोट कर लिया करिए, उसके बाद नोट करने के बाद फिर वीडियो को ऑन कर दिया करिए। एक देखिए, एक क्वेश्चन और रह रहा है, छूट रहा है, ये क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, तो पहली बात क्या है, ये एक पादप हार्मोन, क्या है, पादप हार्मोन है। खोज इसकी कौन किया, इसकी खोज कौन किया है, तो नोट करिए, स्कूग एवं मिलर, स्कूग एवं मिलर, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, ये करता क्या है, इसके कार्य क्या है, कार्य पहला इसका है कोशिका विभाजन को बढ़ाना, कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। दूसरा क्या करता है, दीर्घाकरण को बढ़ाता है, दीर्घाकरण को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा क्या करता है, ठीक है, उनमें क्या करता है, जैसे कोई भी प्लांट्स है वो क्या होता है, वो जल्दी से उसका एजिंग नहीं आएगा, जल्दी से वो क्या होगा, उसका बुढ़ापा नहीं आएगा, उसके बुढ़ापे को कम करता है। क्या करता है, बुढ़ापे को कम करता है, कम करता है। ठीक है, एक और इसका कार्य है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो हरित लवक की संख्या को बढ़ाता है पौधों में। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, यदि हरित लवक की संख्या पौधों में बढ़ेगी, पत्तियों में बढ़ेगी, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा, पौधा अधिक स्वस्थ होगा। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन, यह करता है हरित लवक, हरित लवक की संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। यह आपको लिखना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पादप हार्मोन, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, उसके बाद एथिलीन है। ठीक है, तो ये भी अगर एक क्वेश्चन और छूट रहा है, ठीक है, उसको भी सोच रहे हैं कि आप लोगों को करा दिया जाए। क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कराते हैं फिर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्या है, ग्लूकोज अणु के विखंडन के मार्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज
के विखंडन का मार्ग। देखिए पहला जो है, ठीक है, ये श्वसन को पूछ रहा है। ग्लूकोज अणु का विखंडन कहाँ पे होता है बेटा? श्वसन के अंतर्गत। क्या होता है उसमें? अगर हम पढ़ें तो होता है C6H12O6 प्लस, ठीक है, 6O2। क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, यहाँ लिख देंगे 38 ATP, 38 ATP। तो इसमें ये पढ़ना होगा कि जो है कि इसका विखंडन कैसे होता है। ऐसे तो हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल क्या है, वो विखंडन कैसे होता है, इसके बारे में। एक मिनट पॉज रुकिएगा। क्या हुआ? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। इसमें देखिए पहला जो स्टेप है, उसको नोट करिए। इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। पहले इसको तोड़ा जाता है किसमें? 2 पायरुविक अम्ल में, ठीक है, 2 पायरुविक अम्ल में। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो एक ग्लूकोज का अणु क्या है, 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? हम ग्लाइकोलिसिस। अभी कहाँ होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद क्या होता है कि यह जो पायरुविक अम्ल है ये बदलता है पायरुवेट में, ठीक है। और पायरुवेट एक प्रवेश करता है एक चक्र के अंदर। किसके अंदर? एक चक्र के अंदर। इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। अब इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे अलग अलग अणु रहते हैं, वो बनते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको ये जानना है कि इसके लास्ट में क्या बनता है। तो अगर बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या बनते हैं? इसमें कुछ अणु बनते हैं, जैसे इसमें बनता है 6NADH+, ठीक, 2FADH2, क्या बनता है? 2 ATP। इसका क्या होगा? क्रेब्स चक्र क्या होता है? 2 बार होगा। एक ग्लूकोज अणु के लिए क्रेब्स चक्र कितनी बार होगा? 2 बार होगा। और कितना बनता है? 4CO2। और जब ये बदलता है पायरुविक अम्ल पायरुवेट में, तब कितना निकलता है? 2CO2। कितना निकलता है? 2CO2।
अब ये बात आती है कि जो क्रेब्स चक्र वो होता कहाँ है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, अभी आप लोग कक्षा 10 में है, वैसे कक्षा 12 में अगर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल है, लेकिन अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा, ठीक है, एक रफली इस तरह देखना है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, यह होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा घर। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर। ठीक है, आपको पढ़ाया भी गया है। और इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 4 एटीपी बनते हैं और 2 NADH बनता है। ठीक है, जिसमें से 2 एटीपी क्या होता है, 2 एटीपी खर्च हो जाता है। तो शुद्ध एटीपी लाभ कितना होगा, 2। ठीक है, इसके बाद ये जो चीजें हैं ये प्रवेश करती हैं, यहां से सब बन गया, ये प्रवेश करती हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। ये कहाँ होता है, ये कहाँ पे होता है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली किसकी आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना देखेंगे तो कुछ तरह इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, इस तरह की इस तरह संरचना होती है। ये क्या है उसकी, अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये क्या है, आंतरिक झिल्ली है। क्या है, आंतरिक झिल्ली। और ये क्या है, ये होता है मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, क्रेब्स चक्र। क्या होता है, क्रेब्स चक्र। और आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, आपको बता दिया, आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बना देना है। इसमें यही दिखाया जाता है कि एक ग्लूकोज का अणु कैसे आगे चल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, उसका मार्ग क्या होता है, कैसे कैसे हो जाता है, किन मार्गों से होकर वहां जाता है। तो अगर पहले मार्ग की बात करेंगे तो पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा क्या है, क्रेब्स चक्र। दूसरा क्या है, क्रेब्स चक्र। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इन 3 मार्गों से होकर जाता है और लास्ट में क्या बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है, और जो क्रेब्स चक्र है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इस वाले स्थान पे। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि ये सब बनता है, 6 NADH, ये सब H+ बनते हैं, 2 FADH2, 2 ATP, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही सब चीजें आप इसमें जाकर के कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, और यहाँ जाकर के अधिक मात्रा में क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ATP बनेगा ढेर सारा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक ग्लूकोज से क्या है, 36-38 ATP इस तरह से बनते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज से। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है, इसकी आंतरिक झिल्ली। ये देखिए आंतरिक झिल्ली, एक मिनट, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और ये क्या है, बाह्य झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसी में आपको मिलता है ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, तो आपको इस तरह से बना देना है, इसके मार्ग इतने हैं और इस तरह से होता है। ये जो अणु है NADH, FADH2, ये सब क्या करते हैं,
अगर एक NADH की बात करें तो एक NADH कहता है 3 ATP देता है, 3 ATP, ठीक है, 3 से कम ही देता है, लेकिन उसको हम 2.5 मान नहीं सकते, तो 2.5 देता है, लेकिन आपको 3 जानना है, ठीक है, तो 3 मान लेते। और एक FADH2 क्या करता है, 2 ATP देता है, ठीक है। तो एक NADH से 3 ATP अणु बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP के अणु बनते हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपके जो है, जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ आपने, ठीक है, साइंस में, इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और इस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जिसका पार्ट 1 है वो पहले से ही अपलोड हो चुका है, एक दिन पहले ही वो अपलोड हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आप सबको समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।